अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, नया साल सन 2022 का आगाज हो चुका है और आज ये पहला प्रोग्राम है इस साल का जो हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। जैसा कि कल के प्रोग्राम में जाते हुए हमने दुआ की थी, आज भी हम इस दुआ से इस साल का इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस साल में आसानियां पैदा करे, हमारी मुश्किलात कम से कम हो और हमारा मुल्क तरक्की करे और हमारी मईशत बेहतर हो जाए, जो कि यकीनन पहले बहुत सी मुश्किलात से गुजरती रही है, जिसकी वजह से हुकूमत की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि तमाम मुश्किलात इस वजह से हैं क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कोविड की वजह से यह सब हुआ है। तो आज के प्रोग्राम में भी हमने ये तय किया है कि एक तो हम कोविड की बात करेंगे और कोविड के नए वेरिएंट की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन पाकिस्तान में किस हद तक इफेक्ट कर सकता है। अल्लाह ना करे कि इसका कोई असर हो, लेकिन यह कि जो हकीकत है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। जो असल हकायक है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ हम मईशत की बात करेंगे कि ये जो अभी मिनी बजट आया है, इस मिनी बजट से मुख्तलिफ अशिया पर क्या इंपैक्ट होगा और क्या ये अब ऐसे ही चलेगा या इस मिनी बजट के बाद आगे जाके कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल होगा बिफोर द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 30 जून से पहले कोई रद्दोबदल होगा, कोई बेहतरी आएगी, कोई चीजों में जो अशिया खुर्दोनोश है उनकी कीमतों में कोई कमी आएगी। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड की। उसके लिए हमारे साथ अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर। उनसे गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है एक वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। अब बात करेंगे ओमिक्रॉन की, यानी कि कोविड का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसका जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था कि दुनिया में इसकी केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इससे किस हद तक इफेक्ट होगा, इस पर हमें जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मुस्तकबिल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप थ्रू आउट दिस पीरियड 2020, 2021 में और अब ये सन 2022 में हम दाखिल हो चुके हैं, आज पहला दिन है, पहला प्रोग्राम है, आप हमें बताते रहे हैं कि हमें क्या कुछ करना है टू कीप आवरसेल्व्स सेफ फ्रॉम कोविड और उससे हम इफेक्ट ना हो। बहुत से लोग इससे बच भी गए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत से लोग इससे इफेक्ट भी हुए और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने इसमें सेहत भी दी, कामयाबी में से, इस मुश्किल में से गुजरे। अब ये ओमिक्रॉन पाकिस्तान में आने की क्या सूरत हाल है? कुछ केसेस तो रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। ओमिक्रॉन बताइएगा कि कितना डिफरेंट है एज कंपेयर टू डेल्टा और फिर पाकिस्तान कहां पे खड़ा है? देखें अली, ये जो पाकिस्तान है ये अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी पॉपुलस कंट्री है और दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और आगे ये तीसरा बनने जा रहा है। तो जाहिर है कि जब 2019 की दिसंबर में वुहान में ये वबा आई तो कोशिश की गई इसको वुहान तक महदूद रखा जाए, लेकिन नहीं हुआ। पूरे चाइना में फैली और फिर पूरी दुनिया में फैली बेशमूल पाकिस्तान। इसी तरह जो भी इसकी म्यूटेशन अल्फा, लैम्डा, गैमा, डेल्टा, B117, ये भी पूरी दुनिया में आग की तरह फैली। अब ये जो जिसकी ओमिक्रॉन की आप बात कर रहे हैं, जो अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से शुरू हुई 24 नवंबर 2021 को और उसके बाद ये इस वक्त 121 ममालिक में है बेशमूल पाकिस्तान। तो इसलिए ये एक फितरी अमल है कि खासकर ये जो ओमिक्रॉन है इसमें 50 म्यूटेशंस हैं जो इसकी तारीख में, इस वायरस की तारीख में सबसे ज्यादा म्यूटेशंस हैं एकदम आ जाना इसी ओमिक्रॉन के वेरिएंट में। और वो उसमें से 30 ऐसी म्यूटेशंस हैं जो स्पाइक प्रोटीन्स में हैं, जो इसके ऊपर कांटे हैं उसमें हैं। और उन कांटों की बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए है कि जब सांस के जरिए हम ये वायरस इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं लंग्स के, तो अटैच ये बॉडी को वहीं लंग्स में होती है S2 रिसेप्टर्स में, और उन्हीं कांटों की अफिनिटी यानी कि स्पाइक प्रोटीन्स की अफिनिटी टू रिसेप्टर्स कई गुना बढ़ गई है इसकी वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से। तो इसलिए ट्रांसमिशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी विरुलेंस यानी कि शरह अमवात या बॉडी को डैमेज करने की अहलियत इतनी नहीं बढ़ी, वो उसी तरह ही है, बल्कि डेल्टा की अभी भी हम समझते हैं कि ज्यादा विरुलेंट है। तो इसलिए मैं और फिर उसके ऊपर आपको पता है, मुझसे ज्यादा आपको इल्म है
कि शादियां 500 से कम बहुत कम हो रही हैं, किसी होटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही। जहां जिस होटल में 3 शादियां हो सकती हैं वहां 8-8 हो रही हैं, वरांडाज में भी हो रही हैं। तो फिर लोग मेरा ख्याल है अपनी सिर्फ ये एक सुन्नत रसूल या अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं करना चाहते, वो अपनी दौलत शो भी करना चाहते हैं। तो इसलिए वो बहुत बहुत बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, और मास्क नामी चीज वैसे ही हमने अपनी जिंदगियों से खत्म कर दी, और वहां पे हाथ भी मिलाए जा रहे हैं, बगलगीर भी हो रहे हैं, चाहे वो रिलीजियस नेचर के फंक्शंस हैं, सोशल नेचर के हैं, फैमिली फंक्शंस हैं, या वो पॉलिटिकल नेचर के हैं। तो ऐसे हालात में ये एक फितरी अमल है कि ये आई है पाकिस्तान में इसका आना, और मैं समझता हूँ जितने रिपोर्टेड केसेस हो रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा होंगे मुआशरे में, क्योंकि हमारी टेस्टिंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही। वरना मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम बहुत ही स्लिपरी स्लोप पे हैं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि हमारे अंदाजे गलत हों, लेकिन इस वक्त हम बहुत डेंजरस जोन में जा रहे हैं, स्पेशली जबकि ये वायरस ज्यादा मजबूत हो गई है लगने के लिए, और हमने बजाय उतने गुना अपनी एहतियात बढ़ाते, हमने बिल्कुल ही जीरो पे आ गए हैं। पेंडेमिक फटीग में कौम मुब्तला है। तो क्योंकि कौम ये चाहती है कि अपने ख्वाहिशात के साथ जिंदगी गुजारे, बजाय इसके कि वायरस उसको डिक्टेट करे। और इस वक्त ये रवैया इंतहाई खतरनाक हर सतह पे देखा जा रहा है पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब शुरू शुरू में कोविड आया तो कहा गया जी आप अपना 20 सेकंड तक हाथ भी धोएं, मास्क भी पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहा गया। तो अब ये जो वेरिएंट है ये क्या सरफेस से भी कोई पकड़ सकता है? अब भी उसी तरह से हाथ धोने हैं, फासला रखना है, या ये सिर्फ इनहेल करने से होगा? नहीं, देखें, ये वायरस की खसूसियत ये है कि ये आपके हाथों पे जिंदा रह सकती है, आपके चेहरे पे जिंदा रह सकती है, सरफेसेस पे जिंदा रह सकती है, मेज पे, कुर्सी पे। तो जाहिर है कि वही एहतियातें हैं जो पहले हैं, सिर्फ इसमें हमें एहतियात ज्यादा करनी चाहिए थी इससे बचने के लिए, जो हमने बिल्कुल ही खत्म कर चुके हैं। तो हमें जो एक और चीज करनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त है, कि हमें वो लोगों को ढूंढना चाहिए जो वैक्सीनेटेड अभी तक नहीं है। 50% के करीब वो ऐसे लोग हैं, उनको फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराना चाहिए। देखें, वैक्सीन इसलिए लगाते हैं हम, और वैक्सीन भी स्पाइक प्रोटीन्स पे ही काम करती हैं सारी की सारी, चाहे मैसेंजर आरएनए, चाहे वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं कैंसाइनो की तरह, या साइनोफार्म की तरह एटेन्युएटेड वायरस वैक्सीन हैं। तो अभी तक ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन में भी वो इफेक्टिव हैं, उनकी एफिकेसी कम हुई है आपको बीमारी से बचाने के लिए, लेकिन आपको बीमारी से मौत होने के लिए उसकी एफिकेसी उसी तरह ही है। सीरियस डिजीज से प्रोटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 90% है, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो ये बहुत डेंजरस अमल होगा आपके लिए। और दूसरा, इसलिए हमें वैक्सीनेशन कराना जरूरी है कि इस वायरस को हम चांस देते जा रहे हैं कि वो म्यूटेट होती जाए, और ये आखिरी म्यूटेशन नहीं है जो आई है, और आएगी भी साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के मुल्कों से आइंदा, क्योंकि अफ्रीका में इस वक्त जो वैक्सीनेशन रेट है वो 6% है सिर्फ। तो जाहिर है कि वहां से प्रिडिक्टेड भी था और वहीं से आई है, और आइंदा भी प्रिडिक्टेड है, अनलेस कि हम इसको रुखसत करें दुनिया से। और दुनिया से ये तब रुखसत होगी जब तमाम दुनिया के मुल्क अपनी 80% आबादी को इफेक्टिवली वैक्सीनेट करेंगे। वैक्सीन में हमें पाकिस्तानी के तौर पे नहीं सोचना, हमने इंसान के तौर पे सोचना है। और वैक्सीन में नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ, तो वी मस्ट इंश्योर दैट एवरीबडी इज सेफ, ओनली देन इसको रुखसत करके अपनी हम 2019 से पहले वाली जिंदगी को लौट ये बताइएगा कि बूस्टर डोज कितनी जरूरी है, और बूस्टर डोज के लिए क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो मुनासिब हैं? क्योंकि शुरू में तो ये था कि जी बूस्टर डोज सिर्फ वो लगवाएगा जो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर रहा है, तो वो जाके बैंक में फीस जमा कराएगा और वो स्लिप दिखाएगा और साथ में अपनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा एज अ प्रूफ कि वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब क्या कंडीशन है? देखिए, अब तो बूस्टर डोज रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट, और करनी चाहिए, और बहुत अच्छा काम है उनका, और फ्री लगा रहे हैं। देखिए, हमारी ज्यादातर लोगों को साइनोफार्म लगी है, विच इज एन अटेन्युएटेड वायरल वैक्सीन। उसकी एफिकेसी बहुत कम हो गई है ओवर टाइम, 30-35% पे आ गई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जिनको 6 माह से या जिससे ज्यादा अरसा हो गया आखिरी कोई भी वैक्सीन लगवाए हुए, उनको जरूर बूस्टर डोज की तरफ जाना चाहिए। और बूस्टर डोज उनके लिए बेहतर होगा कि वो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन लगाएं।
फाइजर या मोडर्ना या इस किस्म की वैक्सीन, और उसकी भी दोनों डोजेज पे लगाएं। ये नहीं कि उसकी एक ही डोज बूस्टर डोज लगाएं, क्योंकि हमारी अपनी जो स्टडी हुई है पोलीवैक्स स्टडी, जिसमें हमने मिक्स एंड मैच वैक्सीन का देखा है कि उसका एडवर्स इफेक्ट कोई नहीं है। ठीक तो है, इसलिए मैं यानी समझता कि हूँ आप कह कि रहे हैं कि फौरी बूस्टर तौर पे डोज भी एक नहीं दो लगवाएं, यानी कि वक्फे वक्फे से जो एब्सोल्यूट या 1 महीना या 6 हफ्ते या 8 हफ्ते के वक्फे से लगवाएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती रहे। ठीक है। और अगर ये वायरस से हमने निजात ना हासिल की और ये लंबी हो गई, तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहेगी, ये बूस्टर डोज। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी एज ग्रुप हो तो यू कैन गेट योरसेल्फ बूस्टर डोज। जी हाँ, स्पेशली अब बच्चों में भी, क्योंकि 8 साल के बच्चों में भी हम लगा रहे हैं, और दुनिया में ट्रायल हो रहे हैं 5 साल के बच्चों पे भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को भी प्रोटेक्ट करना इस वायरस से बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वो ना के माँ बाप के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे मुल्क का भी वो असासा है, फ्यूचर ठीक है। लीडर्स हैं हमारे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि इन द कमिंग मंथ्स क्या सिचुएशन होगी इन पाकिस्तान? विल वी बी गोइंग टुवर्ड्स अनदर लॉकडाउन वाली सिचुएशन या नहीं? मैं समझता हूं कि ये हमारे रवैये पे डिपेंड करेगा। जो रवैया अगर खुदा ना खास्ता हमने ना बदला, आज न्यू ईयर नाइट है, और अगर हमने न्यू ईयर नाइट पे भी फिर वही कुछ किया जो हर साल करते हैं, और वन व्हीलिंग से तो जिंदगियां जाएंगी, मैं समझता हूं इस वायरस से भी बहुत ज्यादा जिंदगियां जाएंगी। देखें, हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक इंसान का मर जाना ऐसे ही है जैसे इंसानियत मर गई, और एक इंसान का बचाना भी। तो हमें अभी बहुत अपनी कुर्बानी के साथ, बहुत एसार के साथ एक दूसरे को बचा के रखना है। ये देखें, ये जिंदगी अल्लाह ने एक ही दी, और ये एक आजमाइश के तहत ये वायरस आई है कि हम एक अपने लिए और एक दूसरे के लिए, जो अल्लाह ने एक नेमत दी है हमें जिंदगी, इसकी कैसे हम हिफाजत करते हैं, इसको कैसे रहमत ही रहने देते हैं, बजाय रहमत अपने लिए भी और लोगों के लिए भी बनाएं। तो इसलिए अगर तो रवैये यही रहे, तो अनफॉर्चुनेटली जो 2022 है, ये हमारा इस्तकबाल कोई अच्छा नहीं करेगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ द जनवरी एज फार एज द डिजीज इज कंसर्न्ड, स्पेशली जहां पे वैक्सीनेशन अभी हम कंप्लीट नहीं कर की हमने। ठीक, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें ओमिक्रॉन और दुनिया में क्या सूरत हाल है ओमिक्रॉन को लेके, कोविड को लेके, उससे आगाह किया, एंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू एज अ नेशन, और अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन जी। नाज़रीन, हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमी की, कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन 2022, विल द इकोनॉमी इंप्रूव इन लाइट ऑफ द मिनी बजट जो भी पिछले साल आखिरी 2 रोज में पेश किया गया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब बात करेंगे इकोनॉमी की, और जो मिनी बजट अभी पेश हुआ है उसकी रोशनी में बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर कैस असलम साहब। कैस साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मिनी बजट तो पेश कर दिया गया, हम गुज़श्ता कई हफ्तों से मिनी बजट का सुन रहे थे। यहां तक बात थी कि जी शायद ऑर्डिनेंस के जरिए होगा, फिर उसके बाद ये कि IMF का ये कहना है कि उसको आप पार्लियामेंट के जरिए इसको आप पास करवाएं। अब जब ये मिनी बजट आया है तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? चीजों पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, डेफिनेटली ये IMF की रिक्वायरमेंट है, और फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जी ये सिर्फ जो अमीर तबका है ये सिर्फ उन पर बोझ डाला गया है, जो गरीब है उन पर इसका कोई बोझ नहीं होगा। आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, बात यह है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यह है कि जिसके ऊपर वो टैक्स लगता है वो आगे पास ऑन करता है, तो ये तो एक बहुत इनोसेंट सी बात है कि जी सिर्फ अमीरों पे लगेगा। नहीं, वो पास ऑन करेंगे, वो एक्सपर्ट हैं अपने प्रॉब्लम्स को पास ऑन करने में। ये बात सही है कि जितना शोर था उतना चीजें मुश्किल नहीं हुई, मगर फिर भी ये कारों पे लगा है टैक्स, डोमेस्टिक कारों पे लगा है टैक्स, ये मोबाइल फोन्स पे लगा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स, ये फार्मास्यूटिकल मशीनरी पे लगा है, जिसका मतलब है दवाइयां महंगी हो जाएंगी। ये फार्मूला दूध पे लगा है, जिसका मतलब है बच्चों के लिए फार्मूला दूध जो है महंगा हो जाएगा। ये जो है डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट के उन पे लगा है, बट अल्टीमेटली ये पास ऑन होगा आम उस पे। और मेरा ये ख्याल है कि अभी जो 11% है ये महंगाई, इन्फ्लेशन, वो कोई 13% पे तो चली जाएगी इन दी कॉन्टेक्स्ट।
जो है ऑयल और बिजली और गैस तो वैसे ही महंगी कर रही है गवर्नमेंट, जिसका इम्पैक्ट आना है, मगर इनका भी आएगा पब्लिक पे। यानी कि आपकी नजर में कोई आगे अच्छे की खबर नहीं है, चीजें महंगी होनी है, और अगर ये ऐसे ही महंगा रहेगा मामला तो क्या अब यही मजीद टैक्सेस भी लग सकते हैं, या ये बस ये जो लगने थे लग गए हैं, यही जून तक चलेंगे? देखें, टेक्निकली तो इन्होंने ये किया है कि जो टैक्स की मराहतें दी थी पिछले जून में वो उड़ा दी हैं, बट जहां तक बिजली और गैस का तल्लक है वो तो वो बढ़ाते रहेंगे, टैक्स हो या अदरवाइज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। बाकी ये मेरा ख्याल है कि अगले 5-6 महीने यही इसी तरह चलेगा, बट एट द सेम टाइम डिपेंड ये करता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं। अगर नहीं रखती तो और टैक्स लगा देंगे, उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट है। बाकी अच्छी खबर तो कैपिटलिज्म में शायद अमीरों के लिए होती है, अच्छी खबर जो है कैपिटलिज्म में आजरों के लिए होती है, जिनको टैक्स छूटें भी दी जाती हैं और कर्जे भी दिए जाते हैं और बिजली भी सस्ती दी जाती है। आम आदमी के लिए शायद ही कोई अच्छी खबर हो। गरीब आदमी के लिए उन्होंने लंगर खाने खोल दिए हैं कि जहां जो भूखा है तो वो जाके खाना खा ले, बट मिडिल क्लास पिसेगी और ज्यादा पिसेगी, और शायद अगले बजट में इससे ज्यादा भी चीजें आए। हालांकि हम समझते थे कि इलेक्शन ईयर आएगा तो कम करेंगे, बट ये गवर्नमेंट तो तैयार नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि जो अभी ये सन 2021-22 का जब बजट अनाउंस हुआ था, फेडरल बजट, और उस वक्त जो अनाउंस किया गया था कि जी अवाम दोस्त बजट है और मुश्किल वक्त गुजर गया है, तो लिहाजा हम इस वक्त का इंतजार कर रहे थे ये बजट पेश किया जाए, और उस वक्त लोगों को जो थोड़ा बहुत रिलीफ कुछ नजर आ रहा था वो सब खत्म हो गया। जी देखें, बात यह है कि इकोनॉमी जो है वो सस्टेन नहीं कर रही। आपकी एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल और चावल के अलावा है नहीं। आपका डॉलर जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो बढ़ी जा रहा है, और उसकी वजह से जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो भी आ रही है। और जो रुपए डॉलर की पहले जो चीज भी आप, अनाज हो, चीनी हो, आप कपास हो, खुर्दनी तेल हो, ये चीजें जब बाहर से मंगवाएंगे और ऑयल प्रोडक्ट्स हो तो वो तो महंगे होंगे, क्योंकि आपका डॉलर रुपी पैरिटी ही आपके कब्जे में नहीं है और वो आपने दे दिया है अब गवर्नर स्टेट बैंक और उसके बोर्ड को कि वो जो मर्जी करें और IMF के कहने पे करें। तो जब आप ये खुद मुख्तारी उनको दे देते हैं अपने कानून से बाहर, तो ये इन हाउस ट्रेडिंग भी होती है, स्पेकुलेशन भी होती है, तो इकोनॉमी जो है उसको दोनों तरफ से मुश्किल आएगी। एक तरफ से जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगी और वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होगी। आपकी इंटरेस्ट रेट्स भी आपने बढ़ाए हैं, वो और बढ़ाएंगे आप, तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। दूसरी तरफ टैक्स जब आप लगाएंगे और मशीनरी पे भी लगाएंगे, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे भी लगाएंगे, तो फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ेगी, और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स पे वो ट्रांसफर होगा, तो दोनों तरह से डिमांड साइड से भी और सप्लाई साइड से श्रिंक करेगी इकोनॉमी, और शायद हुकूमत को इसका फिक्र नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ ये भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 343 अरब रुपए से ज्यादा इजाफी रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। ये भी स्पेकुलेशंस हैं, या ये रेवेन्यू वाकई गवर्नमेंट इतना जनरेट कर सकेगी? और गवर्नमेंट अगर इतना रेवेन्यू जनरेट करेगी तो क्या फिर भी जो बजट है वो खसारे का बजट होगा, या अपने जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं रेवेन्यू करेक्शन के, वो अचीव हो पाएंगे? देखें, बात यह है कि ये मिनी बजट आने यही दिखा रहा है कि रेवेन्यू टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, तो अब वो सेक्टर जहां से ये नहीं चाहते थे कि रेवेन्यू इकट्ठा करें, वहां से भी इकट्ठा करने की कोशिश करें। आप देखें कि कहीं भी नहीं दिखाया कि वो जो सेक्टर्स हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। मिसाल के तौर पे सर्विसेज के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन पे तो कोई नया टैक्स या उन पे तो नहीं बताया गया कि लगेगा। सिर्फ वही है जहां टैक्स से छुट्टियां दी थी, अब फिर लगा दिया, इंपोर्ट पे लगा दिया। सो कैपेसिटी गवर्नमेंट की डायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठा करने की नहीं है, तो वो इसी तरह करेगी, और मेरा ख्याल है कि खसारे का बजट ही होगा, क्योंकि अखराजात में कमी तो आपको नजर नहीं आई। ठीक, तनख्वाहें भी बढ़नी हैं, प्रोविंसेस भी अपना हिस्सा मांगते हैं,
डिफेंस के लिए भी हमें चाहिए, और जो पुराने कर्जे वापस करने हैं वो 40% से 50% बजट के चले गए हैं। तो कहाँ कट लगाया है उन्होंने? ना मिनी बजट में लगाया, ना आगे लगा रहे हैं। तो जब कट नहीं लगेगा तो ये स्पेकुलेशन है कि ये पैसे आ जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि सिवाय आपके जो एनर्जी सोर्सेज हैं, पेट्रोल और बिजली और गैस, उसके थ्रू जो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो वही हो सकता है। मगर आप देखें ना कि खसारे के बजट के लिए 2-3 चीजें और भी आपको नजर आ रही हैं। एक तो ये है सर्कुलर डेट जो है बिजली का, वो उसको वो खसारा ही दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स और ऐसी गवर्नमेंट के इदारे हैं बहुत सारे जो खसारे पे भी हैं, जो जहां गबन भी है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह चुके हैं कि ये गबन होता जा रहा है। तो वो कहां से आएगा? वो खसारा टैक्स पेयर ही उसको बर्दाश्त कर रहा है। वहां कोई पकड़ा तो नहीं है लोगों को, कोई उन पे सख्ती तो नहीं की। उनको गवर्नमेंट बार बार बिलियंस ऑफ रुपीस दे देती है बजट से, तो खसारा ही होगा। खसारा कम करने का सिर्फ टैक्स कलेक्शन तरीका नहीं है, उसका अपना अखराजात को भी स्ट्रीमलाइन चैनलाइज करना और एफिशिएंसीज बढ़ाना, जो मुझे ना मिनी बजट में नजर आया है, ना बजट में नजर आया है, और ना गवर्नमेंट की इंटेंशन है उसको। इसमें क्या सब एक जरा टेक्निकल इसका एस्पेक्ट है, मैं उस पर आपकी माहिराना राय जानना चाहूंगा। ये है मिनी बजट जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने पेश किया है। साथ में प्रोविंशियल बजट्स भी आते हैं। जैसे ही फेडरल बजट पेश होता है फिर उसके बाद तमाम प्रोविंसेस अपने अपने प्रोविंशियल बजट पेश करते हैं। कुछ आइटम्स जैसे कि इंपोर्टेड आइटम्स हैं, उनके ऊपर क्या सेल्स टैक्स लगेगा, उसकी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होगी, ये तो फेडरल के अंडर आ गया। लेकिन अगर प्रोविंसेस अपने उसी बजट पे स्टिक करेंगे जो उनका पेश किया गया था जब ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, तो क्या वहां पर इसका इतलाक होगा या वो अपने तरीके से चलेंगे? क्योंकि कुछ चीजें फेडरली अनाउंस हुई हैं और प्रोविंशियली अगर उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा या कोई उसमें तरमीम उनके बजट्स में नहीं आएगी या मिनी बजट प्रोविंशियली पेश नहीं किया जाएगा, तो फिर उसका क्या सिलसिला होगा? देखिए, बात आपको जो समझने वाली है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्टर्स हैं, वो टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। वो लोकल गवर्नमेंट्स टैक्स लगा के स्पेंड कर सकती हैं और फेडरल गवर्नमेंट स्पेंड कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ वो मैकेनिज्म जो फेडरल गवर्नमेंट उनको देती है कि जी आप मिसाल के तौर पे सेल्स टैक्स कलेक्ट आप करेंगी, मगर ये पैसा सारा फेडरल गवर्नमेंट को जाता है और फिर डिविजिबल पूल के जरिए प्रोविंसेस को वापस होता है, जो हो गया हुआ है। और उस पे अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिनी बजट उस लेवल पे नहीं ला सकती। ये फेडरल गवर्नमेंट ही है, और फेडरल गवर्नमेंट का जो मिनी बजट आया है वो रीएडजस्टमेंट है कि जो चीजें उन्होंने उस फाइनेंस बिल में एक तरह की थी, जिस तरह मरातें दी थी या छूटें दी थी, उनको वापस लिया गया है। इस तरीके से ये मिनी बजट आया है। सो इन अ वे प्रोविंसेस को कैसा, लेट मी पुट इट स्ट्रेट। जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट के इस बजट में कहा गया है कि कुछ सेक्टर्स में जहां पर बिल फर्ज पहले 7.5% फेडरल लेवल पर लिया जा रहा था सेल्स टैक्स, वहां पर उसको 17% पे लेके जाया गया है। उसके बरक्स प्रोविंसेस में 16% पे था। तो क्या अब वो प्रोविंसेस में भी 17% पे चला जाएगा या वो 16 ही रहेगा? देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट ने देखें, अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स तो फेडरल गवर्नमेंट है ना। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने 17% पे ले लिया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उस चीज को तो 17% पे लेके जाएंगे, नेमिंग द होल थिंग। जिनका नाम इस मिनी बजट में नहीं आया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट 16% पे ले रही है, वो 17% पे नहीं जा सकता जब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली में पास ना हो। सो ओनली थिंग्स जिनका नाम आया है इस सारे मिनी बजट में, वो 17% पे चले जाएंगे। मगर एक आपको और बात भी बताना चाह रहा हूं जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि कई चीजें ऐसी हैं जिस तरह रेस्टोरेंट्स और कई अगर आप क्रेडिट कार्ड से वो खरीदो फरोख्त करते हैं तो आपका टैक्स 5% होता है, और अगर आप कैश में देते हैं तो वो 17% है या 16% है। सो एक मरात क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ये दी हुई है या डेबिट कार्ड होल्डर्स को, ताकि वो इकोनॉमी को प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिर्फ वही करेंगी इंटरवेंशन
जहां फेडरल गवर्नमेंट उनको इजाजत देती जहां है। इजाजत देगी। दूसरी तरफ कैसा ये बताइएगा कि डॉलर की क्या ये जो ऊंची उड़ान थी ये इसी तरह से जारी रहेगी या ये स्टेबल होगा, और जो गवर्नमेंट दावे करते आई है कि जी कम हो सकता है, ये कम भी होगा? नहीं, देखें, मेरा ये ख्याल है कि जो स्पेकुलेटिवली रखा गया है इन हाउस वो है 184 कि वहां जाके गवर्नमेंट कहीं, हालांकि स्टेट बैंक अब इंटरवेंशन कर रहा है, अब उसने कहा है बैंकों को कि 1 मिलियन अ डे से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते डॉलर। कई ऐसी उन्होंने इंटरवेंशंस की हैं, मगर नहीं, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमने करप्शन को रोका नहीं है, और वो सारा पैसा अब डॉलर्स में जा रहा है या गोल्ड में जा रहा है। तो अभी तो ये, और फिर मशीनरी भी इंपोर्ट हुई, बाकी चीजें भी इंपोर्ट हो रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, दालें भी हैं, ये जो है आपकी अनाज भी है, चीनी भी है, ऑयल भी है। जो ऑयल कंजम्पशन इस कुछ महीने में बहुत ज्यादा बढ़ी है। सो डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, और अभी तक आ नहीं रहा। ठीक, जब तक जो है आप ज्यादातर चीजें एक्सपोर्टेबल नहीं कर देंगे, जब तक आप स्मॉल बिजनेसेस को एक्सपोर्टेबल की तरफ नहीं लेके जाएंगे, सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्टेबल नहीं करेंगे, आपका इंपोर्ट्स का और एक्सपोर्ट्स का डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ये भी कैसा बताइएगा कि क्या काइबोर भी फिर ऊपर जाएगा, और अगर काइबोर रेट ऊपर जाएगा तो इससे भी तो बैंकिंग सेक्टर भी इफेक्ट होगा, उसके अलावा हमारी ऑटो इंडस्ट्री जो है वो भी इससे इफेक्ट होगी, कुछ और भी कनेक्टेड हैं शोबे, वो भी इससे इफेक्ट होंगे? जी, ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तो इफेक्ट हो रही है, वो तो जो है अभी आपने महंगा कर दिया है, और काइबोर भी ऊपर जाएगा, क्योंकि देखें श्रिंक होगा मनी सप्लाई, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट बढ़ाते हैं तो बैंकों को जो है वो महंगा मिलता है कर्जा, बैंक एक दूसरे को काइबोर पे और महंगा कर देते हैं, और फिर उसमें बैंक्स अपने प्रॉफिट लगा के जो लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलते हैं वो और ज्यादा महंगे हो जाते हैं। सो ये कंट्रैक्शनरी पॉलिसीज दोनों हैं, आपकी फिस्कल पॉलिसी भी कंट्रैक्शनरी है और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी कंट्रैक्शनरी है। तो टेक्निकली कर्जे भी महंगे होंगे, टैक्स भी लगेंगे, और बिजनेस को श्रिंक होना चाहिए। जो ये 5% को देख रहे थे ग्रोथ को, वो कहीं 3.54 पे ही आएगी, वो इससे ज्यादा नहीं जा सकता। डॉक्टर कैस असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया, और जो हमारी इकोनॉमी की करंट सिचुएशन है उस पर तमाम देखने वालों को जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उससे आगाह किया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आप कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।